हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किस तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क काम करता है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? ये बिल्कुल एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन की तरह होता है। जिस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है, इन द सिमिलर वे हम कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ऑपरेट होता है। तो अगर मैं आर्टिफिशियल लर्निंग या मशीन लर्निंग जिसकी आप बात सुनते हो, जिसकी जो अब कई दफ़े अखबारों में, न्यूज़ों में, सोशल मीडिया में हर जगह सुनते हो, तो बेसिकली क्या है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोसेस को या किसी भी काम को हम ऑटोमेट करते हैं। मतलब अगर मैं बहुत ही आसान शब्दों में बोलूं तो ये बिल्कुल इंसानों की तरह काम करता है। मान लीजिए कि मैंने एक रोबोट बनाया, या यूँ कहूँ तो एक एजेंट बनाया। अब सपोज कीजिए कि अब अगर वो एक सेल्फ ड्राइविंग कार है, अगर उसे कार ड्राइव करनी है, तो जब वो कार ड्राइव करेगा, कहाँ पे ब्रेक लेगा, कितना जगह पॉज लेगा और किस तरीके से ड्राइव करेगा, और जब ट्रैफिक आएगी तो किस तरीके से कार को रोकेगा, तो इन तमाम जानकारियाँ, इन तमाम तरह की जो बातें हैं उसके अंदर फीड होती है। अब अगर मैं टेक्निकल टर्म में बोलूँ तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बिल्कुल एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन के मॉडल पे काम करता है। मतलब सीधे शब्दों में कहूँ तो इसके अंदर डिफरेंट तरह की लेयर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज कीजिए कि मैं बात करता हूँ 2 लेयर नेटवर्क की। अगर मैं 2 लेयर नेटवर्क की बात करता हूँ, यानी कि इसमें हिडन लेयर होगा, एक आउटपुट लेयर होगा। अब कितना हिडन लेयर होगा ये डिपेंड करता है कि आप किस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हो। अगर मैं एक जनरल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करूं, अमूमन 2 लेयर होते हैं। आप 4 कह सकते हो, आप 5 लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कह सकते हो, और आप चाहो तो यू कैन डिज़ाइन 6 लेयर 8 लेयर न्यूरल नेटवर्क। अब ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। रीजनरेटिव न्यूरल नेटवर्क, और यूँ कहो तो डीप क्यू नेटवर्क या डीप न्यूरल नेटवर्क। जब बहुत सारे लेयर्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं तो उसके वजह से जो सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक डीप न्यूरल नेटवर्क है। चलिए हम फिर वापस आते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जैसा कि हम बात कर रहे थे, इसमें डिफरेंट लेयर्स हो सकते हैं। अमूमन हम जब 2 लेयर की बात करते हैं तो सिर्फ हिडन लेयर, आउटपुट लेयर होता है। अब सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग और सबसे खास बात क्या है कि किस तरीके से ये ऑपरेट होता है, किस तरीके से ये काम करता है। आजकल आप जितनी भी चीज़ें देखते हो, चाहे वो फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, सेल्स हो, स्पोर्ट्स हो, मेडिकल हेल्थ केयर हो या बैंकिंग हो, दुनिया के ऐसी तमाम फील्ड, ऐसे हर सेक्टर में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आपको दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे आप किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से, फॉर एग्जांपल हॉटस्टार से या प्राइम वीडियो से, आपने अगर कोई सब्सक्रिप्शन लिया है, चाहे वो मंथली हो या फिर ईयरली सब्सक्रिप्शन हो, तो जब आप मूवीज़ देखते हो तो क्या होता है कि आपने अगर एक मूवीज़ देखी, मान लीजिए कि एक मूवी एक्शन मूवीज़ है, आपको काफ़ी अच्छी लगी, तो क्या होता है उसके बाद उसके अंदर मशीन लर्निंग के ऐसे एल्गोरिथम मौजूद होते हैं जो आपको उस तरह की मूवी को सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है, जिससे आप उस तरह की मूवी को दोबारा देखना पसंद करते हो। इसका और सबसे बेहतर एग्जांपल यूट्यूब। जब भी आप यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करते हो या कोई वीडियो स्ट्रीम करते हो या देखते हो, तो जब आप वीडियो देखते हो तो जिस तरह की वीडियो है, चाहे वो एजुकेशनल हो, म्यूजिकल वीडियो हो या कुछ भी वीडियो हो, किसी भी टॉपिक पर, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा डिज़ाइन है कि वो आपको उस तरह की वीडियो बार बार आपको रिकमेंड करेगा, आपको भेजेगा, आपके
आपके यूट्यूब प्रोफाइल में शो करेगा। ये इस तरह से मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम उसके अंदर डिजाइन किया गया। तो जब हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारे जहन में दो चीजें आती है। पहला है फॉरवर्ड प्रोपगेशन, दूसरा है बैक प्रोपगेशन। अब फॉरवर्ड प्रोपगेशन क्या होता है? सपोज कीजिए कि आपके पास दो लेयर नेटवर्क है, इसमें एक इनपुट लेयर है। इनपुट लेयर को कभी हम काउंट नहीं करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 लेयर नेटवर्क है या 2 लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, तो इसमें या तो हिडन लेयर काउंट होगा और साथ साथ आपका आउटपुट लेयर काउंट होगा। इनपुट लेयर कभी हम काउंट नहीं करते हैं। तो जब हम बात करते हैं फॉरवर्ड प्रोपगेशन की, तो क्या होता है? आप कोई सिग्नल भेजते हो या यू सिंपली से यू ट्रांसमिट और यू फीड अ इनपुट सिग्नल, इट प्रोसेस थ्रू hidden layer, then output layer, you get certain output, right? Now what happens? When you feed input signal, input layer do not do anything with the signal. It do not do any kind of computation. So whatever be the processing, whatever be the computation that will going to with that signals, that will totally occur in the hidden layers. If there is a one hidden layer, definitely all the computation, all the mathematical formulation, जिसकी आप बात करते हो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, वो सारा का सारा उस सारे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन का जो कंसोलिडेशन होगा वो कहीं ना कहीं हिडन लेयर में होगा। ठीक है? अब आफ्टर पासिंग हिडन लेयर इट गो टू आउटपुट लेयर। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो कंप्यूटेशन हिडन लेयर के अंदर हुआ है, अगर सपोज कीजिए कि एक प्रोबेबिलिटी है, एक आउटपुट है जो ये बता रहा है कि किसी इवेंट की या किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी जो है वो 30% या 70% है। तो कई बार क्या होता है कि हम सही आउटपुट या सही रिजल्ट नहीं जान पाते हैं, हमें नहीं मिल पाता है। तो क्या होता है उस केस में कि हम उसको बैक प्रोपगेट करते हैं। अब बैक प्रोपगेशन क्या होता है? बहुत ही आसान शब्दों में बोलूं तो जैसे कि आपने सुना होगा कंट्रोल सिस्टम में, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्या करते हो आप एक इनपुट देते हो, उसको प्लांट से पास करवाते हो और प्लांट के पास जो आउटपुट आता है उस आउटपुट को आप फीडबैक करते हो इनपुट में, जिससे क्या होता है कि जो आउटपुट है वो फिर से क्या होता है? एम्पलीफाई होता है। ठीक है ना? तो जब एम्पलीफाई होता है तो हमें बेहतर आउटपुट मिलता है, हमें कंट्रोल्ड आउटपुट मिलता है। इन द सिमिलर वे बैक प्रोपगेशन कुछ इस तरह से है कि आपका जो भी आउटपुट आपको आउटपुट लेयर में मिल रहा है, अब वो आउटपुट विल गोइंग टू बैक प्रोपगेट टू हिडन लेयर टू इनपुट लेयर। मीन्स इनपुट से आउटपुट लेयर, फिर आउटपुट लेयर से इनपुट लेयर की तरफ जाना, जो रूट है उसे कहते हैं बैक प्रोपगेशन। अब बैक प्रोपगेशन से फायदा क्या होता है? बैक प्रोपगेशन से सबसे पहला फायदा ये होता है कि आपका जो आउटपुट है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। यानी कि जो फॉरवर्ड प्रोपगेशन में जो आउटपुट आपको मिलता है वो कहीं ना कहीं उतना एक्यूरेट नहीं होता है। उसकी एक्यूरेसी को बेहतर करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी को बेटर करने के लिए हम बैक प्रोपगेशन एक अप्रोच डेवलप करते हैं, एक अप्रोच बनाते हैं। इससे फायदा ये होता है कि हमें एक बेहतर आउटपुट मिलता है। और यूं कहें तो ये दोनों जो प्रोसेस है, बैक प्रोपगेशन और फॉरवर्ड प्रोपगेशन, ये बिल्कुल एक ट्रेनिंग की तरह है कि जो आप कुछ काम करो, आपने कुछ काम किया, ठीक है, सपोज करो आप कुछ कर रहे हो या कुछ चीजें सीख रहे हो, आप कुछ मिस्टेक्स करते हो, कुछ गलतियां करते हो, तो कहीं ना कहीं आप उन गलतियों को रियलाइज करते हो, या कोई ऐसा मेंटर है जो आपको बतलाता है, जो आपको गाइड करता है कि आप इस जगह पे, इस पॉइंट पे आप वो गलती कर रहे हो। तो वो जो गलतियां आपकी हैं, जो आपके अंदर जो कमियां हैं, वो कहीं ना कहीं आप फीडबैक करते हो, फिर से आप उसको डालते हो।
फिर से आप उसको इनिशियलाइज करते हो ताकि वो गलतियां फिर से सुधारी जाए। बिल्कुल यही चीज होती है आपके बैक प्रोपगेशन में। जो आउटपुट है जो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी को बेहतर करने के लिए और यूं कहें तो टू गेट द बेटर आउटपुट, टू गेट द बेटर रिजल्ट, वी बैक प्रोपगेट द आउटपुट टू द इनपुट। दैट्स फाइन। ये सुनने में काफी आसान लग रहा है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कुछ इस तरीके से ऑपरेट होता है, लेकिन अगर आप डेप्थ में जाएं तो आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इतना करने के बावजूद भी हमें आउटपुट सही नहीं मिलता है। वी विल नॉट गेट द राइट आउटपुट। एंड व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द एग्जैक्ट सिनेरियो दैट responsible for the wrong or you can say less accurate output? Because कहीं ना कहीं वहां पे क्या होता है कि आपको मैं दो तीन टर्मिनोलॉजी है, हालांकि सुनने में आपको काफी कॉम्प्लेक्स लगेगा मैंने कुछ नई बात बोल दी, बट अगर आप गूगल करते हो तो आपको बहुत ही ये टर्म जिसकी मैं बात करने वाला हूं बहुत ही आपको आसान लगेगा। तो जो टर्म है जिसकी मैं बात करने वाला हूं वो है कॉस्ट फंक्शन, या यूं कहूं तो लॉस फंक्शन, या दूसरा है ग्रेडियंट या डिसेंडेंट ग्रेडियंट। अब ये दो टर्म ऐसे हैं जो आपको जब भी आप मशीन लर्निंग की बात करते हो, जब भी आप डीप लर्निंग की बात करते हो, जब भी आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करते हो, ये कहीं ना कहीं लूप में आपको दिखाई देता है, उसका इम्पैक्ट नजर आता है। तो क्या होता है ये कॉस्ट फंक्शन? सपोज कीजिए कि आपके पास 3 लेयर का नेटवर्क है। 3 लेयर नेटवर्क मतलब यू हैव 2 हिडन लेयर एंड 1 आउटपुट लेयर, राइट? यू पास द इनपुट, नाउ इनपुट विल गो टू द इनपुट लेयर, देन देयर विल बी सम असाइनिंग ऑफ वेट। हम वेट को असाइन करते हैं, फिर बाइस असाइन करता है। अच्छा, वेट का मतलब क्या हुआ? हम क्यों बोलते हैं कि हम वेट असाइन करते हैं? क्या अगर हम वेट असाइन ना करें, सिंपली अगर हम इनपुट को फीड करें तो क्या उससे हमारा काम नहीं होगा? बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन क्या होता है कि अगर हमें कुछ आउटपुट मिलता है तो आउटपुट सारे इनपुट की वजह से मिलता है। अब सारे में क्या होता है कि सारे इनपुट की वजह से मिलता है, अच्छी बात है। लेकिन किसी केस में क्या होता है कि जो आपका आउटपुट होता है उसमें क्या होता है, एक इनपुट आपका डोमिनेट करता है, या यूं कहूं तो कुछ इनपुट ऐसे होते हैं जो आपके रिडंडेंट होते हैं, मतलब कि जो रॉन्ग इनपुट है उस रॉन्ग इनपुट की वजह से हमें रॉन्ग एक्यूरेसी आउटपुट मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि जिस इनपुट का रॉन्ग वैलिडेशन है, या जो इनपुट रॉन्ग है या इनवैलिड डेटा है, उसके लिए हम सबसे मिनिमम से मिनिमम वेट असाइन करते हैं, ताकि हमें सिर्फ आउटपुट में बेहतर और बेटर एक्यूरेट आउटपुट मिल सके, राइट? अब ये जब वेट असाइन होता है तो कहीं न कहीं बाइस असाइन होता है। तो ये जो पूरा का पूरा जो फॉर्मुलेशन है, जब ये पास करता है हिडन लेयर से, तो वहां पे क्या होता है, एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है। अब एक्टिवेशन फंक्शन करता क्या है? एक्टिवेशन फंक्शन उस चीज को फॉर्मेशन करता है जिससे कि हमें आउटपुट में बेटर एक्यूरेसी मिल सके, राइट? अब कॉस्ट फंक्शन जिसकी मैं तब से बात कर रहा था, और ग्रेडियंट डिसेंट जिसकी अपन बात करने वाले हैं, तो कॉस्ट फंक्शन का मतलब वो होता है कि अगर कॉस्ट फंक्शन आपका ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आउटपुट है उसमें एक्यूरेसी काफी कम है। अगर कॉस्ट फंक्शन जितना कम होगा, जितना मिनिमम से मिनिमम होगा, उतना आपका आउटपुट स्टेबल होगा, उतना आपका आउटपुट बेटर ग्रेड होगा। मतलब उसकी जो प्रोटेक्शन पॉसिबिलिटी होगी 30% से 50 हो जाए, 50 से 60 हो जाए, डिपेंड करता है कि कॉस्ट फंक्शन कितना कम है। जितना कम कॉस्ट फंक्शन उतना बेटर एक्यूरेट डेटा में मिलेगा एज अ आउटपुट। अब कॉस्ट फंक्शन
कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेट को लेते हैं, वेट वैल्यूज, ठीक है ना। तो हम वी चूज ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ वेट। अब ये ऑप्टिमम तो सुनने में काफी अच्छा लगता है, पर इसका जेनरिक मीनिंग क्या होता है, हम क्या समझते हैं ऑप्टिमम वैल्यू से। ऑप्टिमम वैल्यू का मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो ना तो बहुत ही मैक्सिमम हो या ना मिनिमम हो, या यूं कहूं इन जनरल एक ऐसी वैल्यू जो मुझे एक बैलेंस और बेटर रिजल्ट दे सके। अब ये ऑप्टिमम वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, जब मैं कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, या ये यूं कहूं, ज्यादा मैं टेक्निकल टर्म में न जाते हुए यूं कहूं, जब मैं कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करूंगा। और उसको मिनिमाइज कैसे कर पाऊंगा, जब मैं कॉस्ट फंक्शन का ग्रेडियंट निकालूंगा। मीन्स व्हेन यू कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ कॉस्ट फंक्शन दैट गिव्स यू द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ वेट। तो इस तरीके से होती है कॉस्ट फंक्शन ग्रेडियंट, जो ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं बेटर प्रोबेबिलिटी आउटपुट की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा। ऐसा कोई भी सवाल जो आप इससे आपके मन में कोई डाउट हो या आप पूछना चाहते हो, विदाउट एनी थॉट यू कैन जस्ट राइट मी अ मैसेज और आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।